अब हम लोग सेटअप करते हैं रिडक्स को। तो रिडक्स को सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक नया रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट नया बनाने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, npm create void @latest redux toolkit। यहाँ पे हम अपना ऐप का नाम देंगे, मतलब जो प्रोजेक्ट का नाम होगा, और टेम्पलेट इक्वल टू रिएक्ट। इंटर मारते हैं। ये रिएक्ट का ना एक टेम्पलेट सिंपल सा इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया है, आप देख सकते हो डन हो गया है। तो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, cd रिडक्स टूलकिट ऐप। मैं इसके अंदर गया, मैंने ls किया। देखिए हमारा ये प्रोजेक्ट में index.html पब्लिक और ये सारा कुछ आ गया है। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो एक कमांड होती है npm इंस्टॉल करना पड़ेगा रन करने से पहले, जिससे कि जो इसकी डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल हो जाए। तो यहाँ पे npm इंस्टॉल मैंने चला दिया है। यहाँ पे इसकी प्रोजेक्ट की जो भी डिपेंडेंसीज हैं ना वो सारी इंस्टॉल हो जाएंगी, जैसे कि वाइट हो गया, रिएक्ट हो गया, ये सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमारी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई हैं। अब हम अपना प्रोजेक्ट चला के देखेंगे। उससे पहले हम लोग रिडक्स भी सेटअप कर लेते हैं, रिडक्स इंस्टॉल कर लेते हैं। तो रिडक्स इंस्टॉल करने के लिए कमांड होती है npm install redux.js/toolkit react redux। तो ये एक अलग डिपेंडेंसी है जो टूलकिट की है, और ये रिएक्ट redux एक अलग डिपेंडेंसी है। तो ये दोनों डिपेंडेंसीज मुझे अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करनी है। तो मैं क्या करूँगा, npm इंस्टॉल और ये डिपेंडेंसीज के नाम लिख के इंटर मार दूंगा। तो इस तरीके से हमने रिडक्स टूलकिट और रिएक्ट रिडक्स की डिपेंडेंसीज को प्रोजेक्ट में सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। तो समझते हैं रिडक्स टूलकिट होता क्या है। टूलकिट का रिडक्स टूलकिट एक लाइब्रेरी है जो रिडक्स को रिप्रेजेंट करती है। रिडक्स क्या है, एक तरीके का स्टेट मैनेजमेंट टूल है। स्टेट मैनेजमेंट का सिस्टम का मतलब हो गया कि रिडक्स आपके स्टेट को मैनेज करता है, आपकी एप्लीकेशन में जो भी स्टेट होती है उसको मैनेज करेगा। स्टेट को कैसे मैनेज करा जाता है कि सपोज कि हमारे पास एक पेज 1 है, ठीक है, एक पेज 2 है, एक पेज 3 है और एक पेज 4 है। ठीक है, पेज 1 के पास भी एक चाइल्ड पेज है और पेज 4 के पास भी एक चाइल्ड पेज है। ठीक है, हमारा रिडक्स का स्टोर एक ग्लोबल है जो कि थ्रू आउट द एप्लीकेशन एक ही रहेगा, यूनिक रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि हम सपोज कि पेज 4 के अंदर जो हमारा चाइल्ड पेज है, इसमें कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो मुझे जिसकी वैल्यू मुझे पेज 1 में लेके जानी है। ठीक है, चाइल्ड 4 के पेज 4 के चाइल्ड में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मुझे पेज 1 में लेके जानी है। तो उसके लिए हम डायरेक्टली लेके नहीं जा सकते, उसके लिए हमें कोई ना कोई स्टेट मैनेजमेंट टूल की ज़रूरत होगी। इसलिए हम लोग रिडक्स का यूज़ करते हैं। हम कैसे रिडक्स का यहाँ पे कैसे यूज़ होगा कि वो वेरिएबल को मैं स्टोर में सेव कर लूँगा और पेज 1 में आऊँगा
और रिडक्स से उस वैल्यू को फैच कर लूँगा। ठीक है, तो पेज 1 में पेज 4 की वैल्यू मैं रिडक्स स्टोर से निकाल लूँगा। ठीक है, इस तरीके से रिडक्स काम करता है। स्टेट मैनेजमेंट इस तरीके से होती है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, इसका फ्लो देखते हैं कि कैसे होगा, उसके बाद हम लोग इसका इंस्टॉलेशन देखेंगे। यहाँ पे एक कंपोनेंट है व्यू स्लैश यूआई। इसका मतलब है कि व्यू का मतलब है जो भी हम रिडक्स के अंदर, जो भी हमारी एप्लीकेशन में जो भी दिख रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं व्यू। ठीक है, उसके बाद है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कि हम जो कुछ परफॉर्म करेंगे, जैसे कि लॉगिन पेज पे ये साइन इन की बटन है। ठीक है, साइन इन की बटन कुछ एक्शन परफॉर्म करेगी, तो ये एक एक्शन हो गया। साइन इन एक एक्शन हो गया यहाँ पे। ठीक है, और व्यू क्या हो गया, ये लॉगिन का पूरा पेज एक व्यू हो गया, और साइन इन बटन एक तरीके की एक्शन होगी। लेकिन ये कॉल तभी होगी जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ऐसे डायरेक्टली कॉल नहीं होगी। इसके बाद रिड्यूसर क्या है, रिड्यूसर एक रिडक्स का एक पार्ट है जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये क्या करेगा, पुरानी स्टेट लेगा, उसके बाद कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे करनी है, वहाँ पे कर लो, उसके बाद अपना लॉजिक वॉजिक जो भी करना है वहाँ पे कर लो, उसके बाद वो नई स्टेट आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, स्टोर क्या है, स्टोर मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये एक ग्लोबल स्टोर होता है। यहाँ पे ही सारी वैल्यू मैं हमको सेव करनी होती है। ठीक है, जो भी हम मुझे ऐसी वैल्यू लग रही है जो कि एक पेज से दूसरे पेज में मूव करी जा सकती है, या एक पेज की कोई वैल्यू को मुझे दूसरे पेज में ज़रूरत है, तो मैं स्टोर में सेव कर लूँगा और दूसरे पेज में जाके स्टोर से निकाल लूँगा। ठीक है, तो इसका फ्लो कैसे चलता है, सबसे पहले हम अपने यूआई, और जैसे जो व्यू है हमारी यूआई है, जो कि मतलब हमारा रिएक्ट का जो कंपोनेंट होगा। ठीक है, उससे हम उस पर कोई एक बटन होगी या कुछ ऑपरेशन होगा, वहाँ से हम कुछ व्यू से एक्शन डिस्पैच करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला पेज है, इसमें ये लॉगिन का पेज से हम साइन इन बटन पे जैसे हमने क्लिक किया, तो साइन इन का एक डिस्पैच एक्शन कॉल होगा। ठीक है, ये कॉल होगा तो ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, रिड्यूसर पे जाएगा। रिड्यूसर में इस साइन इन एक्शन का लिखा होता है, एक फंक्शन बना होता है कि ये उसी फंक्शन पे ही जाता है। ठीक है, अब वहाँ पे जो भी अपना कुछ ऑपरेशन करना होगा वो करेगा, उसके बाद जैसे सपोज एपीआई कॉल करनी है या कुछ भी ऑपरेशन करना हो वो वहाँ पे करेगा। उसके बाद रिजल्ट लेके स्टोर में सेव करेगा। व्यू में आएंगे हम, स्टोर से हम अब डायरेक्टली अब स्टोर से वैल्यू निकाल लेंगे व्यू में। तो इस तरीके से पूरा एक सर्किल काम करता है। चलिए, लास्ट वीडियो में हमने रिएक्ट को और रिएक्ट रिडक्स को इंस्टॉल कर लिया था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर मुझे रिडक्स को सेटअप करना है, तो सबसे पहले हम अपने एसआरसी फोल्डर में आएंगे। यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे रिडक्स का। ठीक है, मैंने एक रिडक्स का फोल्डर बना लिया है। इसके अंदर हम एक फाइल बनाते हैं, स्टोर.js। इस फाइल के बाद हम लोग एक फोल्डर भी बनाते हैं, फीचर्स। यहाँ पे हम अपने सारे कंपोनेंट के फीचर का सारा डिडक्स पार्ट इसमें हम लोग मेंटेन करेंगे। तो फीचर बनाते हैं, फीचर्स, एक फोल्डर का नाम हो गया। ठीक है, स्टोर हमारा यहाँ पे होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो मेन फाइल है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रोवाइडर ऐड करना होगा, प्रोवाइडर। इसको हम लोग रैप कर देंगे अपनी ऐप से। ठीक है, अभी के लिए इतना करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे स्टोर एक प्रॉपर्टी होती है, हमें ये स्टोर यहाँ पे देना होता है। ठीक है, जैसे ही हमने ये स्टोर दिया, यहाँ पे हमें अपने इस स्टोर.js का लिंक यहाँ पे देना होगा।
तो अभी हम इसको सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद इसका लिंक यहाँ पे ऐड कर देंगे। प्रोवाइडर को मैंने रिएक्ट रिडक्स से इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टोर में जाएंगे, अपना स्टोर बनाते हैं। तो स्टोर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टोर इक्वल टू इंपोर्ट कर लेते हैं कॉन्फ़िगर स्टोर को। तो करेंगे इंपोर्ट, कहाँ से स्टोर करना है, @रिडक्स टूलकिट से इंपोर्ट करना है। तो क्या इंपोर्ट करेंगे यहाँ से, कॉन्फ़िगर स्टोर को इंपोर्ट कर लेंगे। इसको हम यूज़ करेंगे, ये फंक्शन की तरीका ट्रीट होगा। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जाता है, इसके अंदर एक रिड्यूसर होता है, ठीक है। ये रिड्यूसर एक ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे हमें अपने रिड्यूसर, जितने भी फाइल के रिड्यूसर बनेंगे सारे हमें यहाँ पे ऐड करने होंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्फ़िगर स्टोर बन गया। इस कॉन्फ़िगर स्टोर को हम क्या अपनी main.js में लिंक कर लेते हैं पहले। तो हम क्या करते हैं, स्टोर यहाँ पे लिखते हैं, जो हमने फाइल का नाम लिखा था इसको इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने स्टोर को इंपोर्ट कर लिया रिडक्स के स्टोर से, यही वाला रिडक्स फोल्डर है, इसके अंदर store.js है, ये इंपोर्ट कर लिया। अगर मैं इस पर लिंक पे क्लिक करूँगा, देखिए अब इसी स्टोर पे चला गया है, ठीक है। ये इसका डिफ़ॉल्ट है इंपोर्ट। तो यहाँ पे हमने ये स्टोर इंपोर्ट कर लिया है, यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर स्टोर भी कर लिया है। अब हम यहाँ पे अपने रिड्यूसर को लिंक करेंगे। रिड्यूसर लिंक करने के लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, स्लाइस बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक फीचर का अलग अलग स्लाइस बनाना पड़ता है, मतलब हर एक पेज का। और आप मल्टीपल फीचर को एक पेज में भी डाल सकते हो, सेपरेट स्लाइस बना के भी मेंटेन कर सकते हो। जिस तरीके से भी आप अपने प्रोजेक्ट में कर रहे हो उस तरीके से आप कर लो। तो हम यहाँ पे एक टेबल का एग्जांपल लेते हैं। तो टेबल स्लाइस बनाएंगे, टेबल स्लाइस डॉट जेएस, ठीक है। अब हम जाते हैं अपनी टेबल डॉट स्लाइस वाली फाइल में। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपना स्लाइस बनाते हैं टेबल का। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट टेबल स्लाइस, इसका नाम रखेंगे टेबल स्लाइस। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट स्लाइस मेथड हमें यूज़ करना है। तो हम इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट, कहाँ से इंपोर्ट होगा ये, @रिडक्स टूल की लाइब्रेरी से इंपोर्ट होगा। क्या इंपोर्ट करना है हमें, क्रिएट स्लाइस मेथड, ये रहा क्रिएट स्लाइस मेथड को इंपोर्ट कर लिया। इस क्रिएट स्लाइस मेथड को हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको एक फंक्शन बनाएंगे, इसको एक ऑब्जेक्ट देंगे, ठीक है। इसका सबसे पहले हम नाम रखते हैं कि इसका नाम क्या होगा। तो नेम रख लेते हैं, टेबल है, टेबल इसका नाम हो गया। अब इनिशियल वैल्यू हम दे देते हैं इसकी। तो हमने दे दी कोई वैल्यू, अभी के लिए हम दे देते हैं टेस्ट। हम पहले सेटअप कर रहे हैं तो हम अपना सिंपल सा चेक कर लेते हैं हमारा प्रॉपर सही से चल रहा है रिडक्स का फ्लो कि नहीं चल रहा है। इसके बाद हम देंगे रिड्यूसर्स। रिड्यूसर में हम अपने फीचर के फंक्शन देते हैं कि कौन सा फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। सो सपोज मेरा ऐड फंक्शन यहाँ पे मुझे कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड दूंगा, यहाँ पे मैं एरो फंक्शन बनाऊंगा और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेट। पहला वैल्यू स्टेट का ले लेते हैं और दूसरा वैल्यू लेते हैं एक्शन का, ठीक है। इसको कंसोल भी करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग स्टेट को स्टेट में रख लिया और इसके बाद एक्शन लेंगे, इसके बाद एक्शन लेंगे, एक्शन को हम एक्शन में ले लेंगे।
इसके बाद हमने ये सिर्फ चेक करने के लिए कि स्टेट में क्या आ रहा है और एक्शन में क्या आ रहा है, उसके लिए हमने ये किया है। इसके बाद हम अपने एक्शन को डिफाइन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर, हमने ऐड डिफाइन किया। ऐड हम कहाँ से निकालेंगे इसको, जो हमारी स्लाइस है टेबल स्लाइस डॉट एक्शंस, यहाँ से हमारे एक्शन निकल गए। उसके बाद हम अपना रिड्यूसर को भी एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टेबल स्लाइस डॉट रिड्यूसर्स। ठीक है, ये हमारा कोड हो गया इसका। अब हम जाते हैं अपने स्टोर में और यहाँ पे अपना रिड्यूसर को इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट टेबल रिड्यूसर, ये हम कोई भी नाम लिख सकते हैं अपने। तो मैंने इसका नाम रिलेटिवली टेबल रिड्यूसर रखा है। इसको हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, टेबल स्लाइस से। अब रिड्यूसर के अंदर हमारा जो स्लाइस का नाम होता है उसी नाम से मोस्ट जगह से ये रखते हैं, इसका नाम सेम नाम रखते हैं, इससे कंफ्यूजन नहीं होती। ये टेबल का नाम और स्टोर में यहाँ पे इसका नाम मोस्ट केसेस में सेम रहता है। तो हमने यहाँ पे टेबल रिड्यूसर को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब स्टोर के अंदर इस टेबल के नाम पे ही हमें सारा डाटा मिलेगा। ठीक है, तो हमारा एक बार देख लेते हैं सारा सेटअप सही से हो गया कि नहीं हो गया। टेबल स्लाइस, इसके बाद स्टोर हमारा हो गया, हमारी मेन डॉट जेएस में रैप भी लग गया सही से। अब हम अपनी ऐप से ऐप में जाएंगे, बटन बनाएंगे, यहाँ से हम डिस्पैचर अपना ऑन करेंगे ना, डिस्पैच करेंगे ना एक्शन को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक डिस्पैचर बनाते हैं। कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच। ये हमने डिस्पैच बना लिया। यहाँ पे हम ऑन क्लिक इवेंट देंगे। यहाँ पे लिखेंगे ऐड रो, अपने फंक्शन का नाम। यहाँ पे अपना बटन का नाम भी दे दो, ऐड रो। इसके बाद हम अपना एक फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट ऐड रो। और यहाँ ये जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन पे हम क्या करेंगे, हम डिस्पैच करेंगे। डिस्पैच में क्या करना है, एक्शन डिस्पैच करना है। तो हमारा एक्शन क्या है, टेबल स्लाइस में हमने एक्शन बना रखा है ऐड, तो हम इसको ही कॉपी कर लेंगे। ऐप डॉट जीएस में जाएंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे डिस्पैच, जो हमें फंक्शन डिस्पैच करना है। इसके अंदर हम लिखेंगे ऐड, ऐड को हम इंपोर्ट कर लेंगे, ऐड को इंपोर्ट करेंगे स्लाइस से। देखिए ये टेबल स्लाइस से ऐड को इंपोर्ट कर लिया। ये शॉर्टकट आपको जानना है तो एक कंट्रोल प्लस स्पेस को दबाओगे ना, लास्ट में जाके कंट्रोल प्लस स्पेस, तो आप यहाँ पे इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो। मतलब किसी भी इंपोर्ट कर सकते हो किसी भी वैल्यूज़ का, अगर वो इंपोर्टेबल है तो। यहाँ पे हम अंदर कोई एक वैल्यू दे देते हैं, सेटअप सक्सेस कर देते हैं, रिडक्स सेटअप सक्सेस। ठीक है, इसके बाद जब हमने ऐड किया, अब एक बार फाइनली हम लोग चेक कर लेते हैं सारा कुछ सही से हो गया कि नहीं हो गया। मैंने एक बटन बना ली, ऐड रो पे मैंने क्लिक किया, मेरा फंक्शन कॉल हो गया। यहाँ से मैंने डिस्पैच को इंपोर्ट कर रखा है, यहाँ से मैंने ऐड किया तो ऐड एक्शन को मैंने कॉल कर दिया। ऐड एक्शन गया मेरे टेबल स्लाइस पे, यहाँ पे स्टेट ऑफ एक्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्लाइस बना रखी, रिड्यूसर बना रखा है, फाइल को सेव भी कर लिया है।
यहाँ पे मैंने स्टोर भी सही से बना रखा है, एक्सपोर्ट भी कर रखा है, और मेन डॉट जेएस पे हमने अपना स्टोर भी लिंक कर रखा है। अब देखते हैं कि हमारा कोड सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं, कोई कंसोल लॉग्स वहाँ पे ही देख पाएंगे। ठीक है, अब मैंने एयर ड्रॉप पे क्लिक किया तो देखिए पहले नंबर पे ये आ गया, हमारा सही से काम कर गया। पहला स्टेट में ये पूरा स्टेट आ गया। ठीक है, और सेकंड जो हमारा एक्शन था, उस एक्शन में दो चीज़ें आई हैं, पेलोड और टाइप। ठीक है, तो ये हमारा एक्शन हो गया। यहाँ पे हमारी वो वैल्यू भी मिल गई। अगर मुझे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टेबल डॉट स्लाइस में यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड कर दूँ तो मुझे डायरेक्ट वो वैल्यू मिल जाएगी जो मुझे चाहिए है, रिडक्स सेटअप सक्सेस एक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पूरा रिडक्स का सेटअप देखा। व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिडक्स में स्टोर कैसे काम करता है। अगर मुझे स्टोर में कोई वैल्यू ऐड करनी है या अपडेट करनी है तो वो कैसे ऐड होगी, कैसे अपडेट होगी, और कैसे हम स्टोर से वैल्यू किसी भी मॉडल में, किसी भी पेज में जाके स्टोर से वैल्यू फेच कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने कंपोनेंट में। तो चलिए इसका फुल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ऐड रो पे अपना इवेंट लगा के यहाँ पे डिस्पैच करके देख लिया था कि हमारा रिडक्स सेटअप सक्सेस वाला मैसेज आ गया था प्रॉपरली। ठीक है, तो इसका यूआई इसमें देखते हैं कैसा है। कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका कैसे हम इसके आगे का काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने स्टोर में। ठीक है, और स्टोर में हमने एक टेबल बना रखा है, टेबल का टेबल रिड्यूसर से एक कनेक्शन कर रखा है, और एक टेबल स्लाइस बना रखी है। अब इस टेबल स्लाइस में यहाँ पे हमने ऐड वाला जो फंक्शन लिखा है वो फंक्शन हमारा यहाँ पे कॉल हो रहा है, यहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं। यही एक्शन हमारा कॉल हो रहा है जो यहाँ पे टेबल स्लाइस के अंदर, रिड्यूसर के अंदर हमने जो दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ऐप डॉट जेएस में जो हमने यहाँ पे जो मैसेज भेजा हुआ है इसको यहाँ पे हम वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले इसको ले लेते हैं, क्योंकि हम टेबल का एग्जांपल बना रहे हैं तो हम टेबल इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो हम बना लेते हैं एक डाटा। ठीक है, जो कि एक एरे टाइप का होगा। उसको हम एक इनिशियल वैल्यू इसकी रख लेते हैं एम्प्टी एरे। इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ये स्टेट जो है। आपको एक चीज़ बता दूँ, जो ये स्टेट होता है वही हमारा एक्चुअल स्टोर होता है। ठीक है, इसी से ही आप स्टोर की चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, अपनी पुराने स्टेट से नए स्टेट को रिटर्न कर सकते हो। तो ये आपका स्टोर हो गया। ठीक है, सॉरी सॉरी, स्टोर नहीं, मुझे स्टेट चाहिए। ये इंपोर्ट हो गया, इसको हटा देते। स्टेट के अंदर ये जो डाटा है, हम इस डाटा के अंदर हम क्या कुछ पुश करेंगे, क्योंकि ये एक एरे टाइप का है, इसलिए यहाँ पे हम कोई एलिमेंट पुश करेंगे। और एलिमेंट हम कहाँ से निकालेंगे, एक्शन डॉट पेलोड से निकालेंगे। ठीक है, एक्शन के अंदर पेलोड जो होता है उसके अंदर हम अपना डाटा हमें मिलता है कि उस जो भी डाटा हम कंपोनेंट से सेंड करते हैं वो हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, एक्शन के अंदर पेलोड में। अब हमारा यहाँ पे कोड कंप्लीट हो गया। हम ऐप डॉट जेएसएक्स में जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट भेजना है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं कोई एक आईडी, और इसके बाद हम करते हैं एफ नेम, फर्स्ट नेम, यहाँ पे हमने ले लिया डेव। लास्ट नेम ले लेते हैं, या एल नेम ले लेते हैं।
और यहाँ पे लिख लिया हमने ट्यूटोरियल्स, ठीक है। और यहाँ पे ले लिया हमने प्लेस, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ले लिया आगरा, ठीक है। ये हमारा एक डमी डाटा हो गया। तो हम जो भी ये डाटा पुश करेंगे वो हमारे टेबल स्लाइस के इस वाले डाटा के अंदर जो हमने यहाँ इनिशियल बना रखा है इसके अंदर पुश हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे हम कमेंट कर लेते हैं। ये हमारा एक तरीके का स्टोर है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपना ऐड कर रहे हैं, स्टोर में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ऐड डाटा इन स्टोर, ठीक है। तो ये हमारा ऐड का सिस्टम हो गया। अगर मेरे स्टोर में अब डाटा पहुंच गया है इसके क्लिक पे, तो मैं निकालूंगा कैसे, तो उसको निकालने का सिस्टम देखते हैं कि मैंने क्या किया, एक यहाँ पे वैल्यू ले ली स्टोर इक्वल टू यूज सिलेक्टर। यूज सिलेक्टर क्या होता है, जो भी आपने स्लाइसेस बना रखी हैं ना, उस स्लाइस की जो भी वैल्यू आपने कहीं पे स्टोर पे सेव कर रखी है, तो आप स्टोर से यूज सिलेक्टर की हेल्प से उस फीचर की वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक कमेंट लिख देता हूँ, फेच डाटा फ्रॉम स्टोर। सिलेक्टर इसलिए काम आता है डाटा फेच करने के लिए स्टोर से। तो यहाँ पे होगा स्टेट, एक एरो फंक्शन। स्टेट में हमें क्या मिलेगा, स्टेट डॉट हमारे स्लाइस का नाम। कौन सी स्लाइस का नाम, ये जो हमने नाम लिखा है इस स्लाइस का नाम हमें यहाँ पे देना होता है। तो जो ये स्टेट है, ये स्टेट कुछ नहीं, ये एक स्टोर ही है, ठीक है। स्टोर को हम एक्सेस करते हैं, तो हमने स्टेट ले लिया, स्टेट डॉट टेबल से हमें वो मिल गया इसका स्लाइस का नाम। और इसके अंदर हमें क्या था, हमारे पास डाटा था, तो हम डाटा ले सकते हैं। लेकिन हम अभी स्टोर में वैल्यू सेव करें तो हम डाटा यहाँ से हटा देंगे। स्टोर को मैं यहाँ पे प्रिंट करा के देखता हूँ कि वैल्यू क्या आ रही है। ओके, अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। स्टोर एक बार दिखाते हैं स्टोर क्या प्रिंट करता है, फिर हम स्टोर का डाटा कर देंगे तो हमें एक्चुअल वैल्यू भी मिल जाएगी। देखिए आप, स्टोर को जब मैंने प्रिंट कराया तो टेबल स्लाइस में डाटा आ गया, जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी उसकी वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग एम्प्टी एरिया आ गई, ठीक है। ये हमारा सही हो गया। अगर मैं इसको स्टोर डॉट डाटा कर दूं तो यहाँ हमारा एक्चुअल वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, एक बार देखते हैं ऐड रो पे जो हम डिस्पैच कर रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कहाँ जा रहा है, स्टोर में हम पुश कर रहे हैं। देखिए स्टोर के अंदर डाटा के अंदर हमने पुश किया, तो इस डाटा के अंदर ऐड हो जाएगा और इस डाटा को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं और यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ अपने आप ऐड होके यहाँ पे दिखने भी लग जाएगा। तो हम ऐड रो पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे हमें दिखने भी लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सिलेक्टर समझा कि कैसे काम करता है, और हमने ये भी समझा कि स्टोर में वैल्यू ऐड कैसे करते हैं। अब हम इसके आगे टेबल पे कुछ ऑपरेशन करेंगे कि टेबल कैसे काम करती है। तो हम बूटस्ट्रैप की टेबल को पहले ऐड करते हैं। तो बूटस्ट्रैप की टेबल ऐड करने के लिए पहले हम अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो हम बिल्कुल उस तरीके से नहीं, हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप और मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे हैं। अभी सिंपल हम लोग नॉर्मल बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक बार ये देख लेते हैं। बूटस्ट्रैप की CSS अपने में ऐड कर लेते हैं। आप NPM से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप ऐड कर दिया है, ठीक है। और इसके अलावा हमें अभी CSS की ज़रूरत है, इसके अलावा कोई चीज़ की ज़रूरत तो है नहीं। तो हम अपना बैक करते हैं और टेबल पे जाते हैं। टेबल का ये कोड मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रिडक्स के बाहर आके SRC में आके एक कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बनाते हैं। इस फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं, table.jsx, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे जो हमारा एक्चुअल में कंपोनेंट है, इसका नाम T कैपिटल होगा।
ठीक है, यहाँ पे हमने एक बना दिया और यहाँ पे रिटर्न करेंगे। यहाँ पे हम एक एम्प्टी टैग ले लेंगे और यहाँ पे हम ये टेबल जो हमने कॉपी किया था वो हम पेस्ट कर देंगे, तो फॉर्मेट कर लेंगे। ठीक है, अब इस टेबल का जो कंपोनेंट जी हमने बनाया है ये हम अपने एवरेज एसेट्स में जाएंगे। यहाँ पे जाके मैंने एक टेबल बना ली और इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये भी इंपोर्ट वाला नहीं आया कहीं, क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने शायद अभी इसको एक्सपोर्ट नहीं किया। तो एक बार एक्सपोर्ट कर लेते हैं। टेबल यहाँ मैंने एक्सपोर्ट कर दिया टेबल को, और अब हमने इंपोर्ट करके देखते हैं। हाँ, ये देखिए आप कंपोनेंट और टेबल से इंपोर्ट हो गया। ये जो शॉर्टकट है ना, इसको कहते हैं कंट्रोल। आप इसके लास्ट पे जाके आप कंट्रोल स्पेस दबाओगे ना, कंट्रोल स्पेस, तो ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से सजेशन मिल जाएंगे, तो आप ऑटो इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, देखिए हमारा ये टेबल ऑटो इंपोर्ट हो गया है। अब इस टेबल को मैंने ऐड कर दिया, तो एक बार व्यू देख लेते हैं इसका व्यू कैसा आ रहा होगा। देखिए हमारा प्रॉपर जो टेबल था, जो यहाँ पे बूटस्ट्रैप का जो टेबल है, इसकी तरीका हमारा बूटस्ट्रैप का टेबल आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं टेबल में। तो टेबल मॉडिफिकेशन में फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे, ठीक है, इसको कह देते हैं प्लेस। ठीक है, और यहाँ पे 2 TR हैं, 3 TR हैं, मैं 2 TR को हटा देता हूँ। और इसको मैं यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि डाटा में प्रॉप्स में यहाँ से डाटा से आएगा। और यहाँ पे अपना लूप घुमाते हैं, डाटा डॉट मैप, मैप के अंदर हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, रिटर्न, और यहाँ पे अपना जो ये TR वाला सिंटेक्स है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे, तो फॉर्मेट कर लेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, एक बार ऑब्जेक्ट यहाँ कहते हैं ऑब्जेक्ट डॉट ID। ठीक है, मार्ग में कर लेते हैं ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम, इसमें कर लेते हैं ऑब्जेक्ट डॉट डॉट वेल नेम, और इसमें कर लेते हैं ऑब्जेक्ट डॉट प्लेस। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू डायनेमिकली अटैच कर दी। यहाँ से हमारा काम टेबल का कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, डाटा जो अभी के लिए हमने डाटा पास नहीं किया है, लेकिन हम एज्यूम करें कि हमने वहाँ से पास कर दिया है। तो ये एक एरिया टाइप का आएगा। इस डाटा जो एरिया टाइप का आएगा, इसको मैं इटरेट किया, इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट मिला, इसके अंदर हमने एक तरीके से सारे TR को घुमा के यहाँ पे टेबल का रोज बना दिए। जितनी भी डाटा होंगे उतनी रोज बन जाएंगी। ठीक है, और ये डायनेमिकली हमने वैल्यू ऐड कर दी है। अब हम जाते हैं अपने इस पे, और यहाँ पे हमने जो पास किया है ना डाटा, वो हम पास करते हैं यहाँ पे। तो वो पास कैसे करेंगे, जो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है स्टोर डॉट डाटा के अंदर। ठीक है, यहाँ से हमने जब पास किया, तो जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू ऐड होती जाएगी। ठीक है, अब बस एक चीज़ और कर लेते हैं, क्योंकि हर बार सेम डाटा ना आए, तो हम थोड़ा सा इसमें यूनिकनेस कर देते हैं। तो उसके लिए हम करते हैं कॉन्स्ट यूनिक वैल्यू इक्वल टू न्यू डेट डॉट
गेट टाइम, ये आपको एक नंबर की स्ट्रिंग दे देगा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, टू स्ट्रिंग डॉट स्लाइस, उस स्ट्रिंग के बीच से हम कुछ निकाल लेंगे, 8 से 12 तक का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये भी लगा लेते हैं, काम नहीं कर रहे हैं। यूनिक वैल्यू को हम क्या करते हैं, प्लस पे देते हैं, यहाँ पे भी हम इसको प्लस पे देते हैं, ठीक है। तो अब सभी के साथ यूनिक वैल्यू अटैच हो जाएगी। अब हम यहाँ पे एक बार करके देखते हैं, ये हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी एरे आ रहा है, तो हमारा टेबल भी बिल्कुल एम्प्टी एरे आ रहा है। अब हम जब ऐड रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो यूनिक वैल्यू के साथ हमारा डाटा इसमें ऐड होता जा रहा है। अब हम इसमें एक और ऐड करेंगे, एक और ऐड करेंगे, तो ये अल्टीमेटली कहाँ ऐड हो रहा है, ये हमारे स्टोर में डाटा ऐड हो रहा है। एक और ऐड करने पे ये सारा वैल्यू हमारा स्टोर में ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा स्टोर में कैसे वैल्यू हम ऐड करते हैं, उससे वैल्यू कैसे हम फैच करते हैं और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सारा कुछ हमने समझा, ठीक है। व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे मिडलवेयर और एक एपीआई कॉल करके डाटा को शोकेस करेंगे अपनी टेबल में। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, npm install this डॉट, ठीक है। इससे हम एपीआई कॉल करेंगे। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रही है तब तक हम लोग क्या करते हैं, हमें टेबल में डाटा दिखाना है। यहाँ पे जो टेबल है, यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देते हैं, कोई बात नहीं, अभी हमारा इंस्टॉल हो रहा है। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम एक बार वापस से चाहते हैं npm run dev, ठीक है। अब हम रिफ्रेश करते हैं, तो इस टेबल में हमें क्या करना है, एपीआई के थ्रू डाटा लेके आना, एपीआई के थ्रू रिस्पॉन्स लेके आना और यहाँ पे डाटा शोकेस करना है। और ये हमें करना है रिडक्स टूलकिट की हेल्प से, और रिडक्स टूलकिट में हमें मिडलवेयर ऐड करके ये सारा काम हम लोग करेंगे, क्योंकि जो भी हम एपीआई कॉल करते हैं उसके लिए रिडक्स में मिडलवेयर के थ्रू ही ये काम हो पाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक एपीआई है जो कि एक फेक स्टोर एपीआई से हमने लिया हुआ है। इसके अंदर प्रोडक्ट का डाटा है सारा, तो हम इसका यूआरएल कॉपी कर लेंगे और इसके बाद हम अपने जाते हैं स्लाइस पे, ठीक है। यहाँ पे हम एक कॉन्स्ट बनाते हैं, यूआरएल इक्वल टू, और यहाँ पे अपनी यूआरएल डाल देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉन्स्ट और बनाते हैं, अपना जो हमारा एपीआई कॉल है ना वो यहाँ पे बनाएंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं फैच प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे हम क्रिएट एसिंग थंग को इंपोर्ट कर लेंगे। इसमें जो पहला जो पैरामीटर होता है वो एक आइडेंटिफायर की तरीका होता है, तो आप यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट दे सकते हो। बस इसका यूज़ ये होता है कि आइडेंटिफाई करता है कि आपको कौन सा एक्शन पे कौन से एक्शन पे क्या यूआरएल पे क्या टाइप आ रहा है। तो इसको अभी दिखाऊंगा कि ये क्या काम करता है। और इसके आगे हम लोग देंगे एक एरो फंक्शन जो कि एक एसिंग टाइप का होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एपीआई कॉल करेंगे। तो हम लिखते हैं रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट
सो इस डॉट गेट की कॉल है हमारी, ठीक है, और यहाँ पे हम URL दे देते हैं और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं कंट्रोल स्पेस से, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब मैं रिटर्न करता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डाटा, हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिड्यूसर है यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स्ट्रा रिड्यूसर। ये एक्स्ट्रा रिड्यूसर हमें जब हम API कॉल करते हैं तो हमें काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्डर, यहाँ पे हम देंगे एरो फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये बिल्डर होता है ना, इसके अंदर ही हमें सारे केस लिखने पड़ते हैं। तो केस लिखने के लिए हम लिखते हैं बिल्डर डॉट ऐड केस, और ऐड केस के बाद जो हमने API, ये हमारा मेन API कॉल है, तो हम क्या करेंगे फैच प्रोडक्ट्स का जो फंक्शन का नाम है वो यहाँ पे लिखेंगे, डॉट लिखेंगे फुलफिल्ड, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना के यहाँ पे लेंगे रिस्पॉन्स, नहीं रिस्पॉन्स नहीं, रिस्पॉन्स यहाँ लिखते हैं स्टेट डॉट स्टेट और एक्शन, एक्शन में पेलोड आता है ना, जैसे हमारी यहाँ पे था स्टेट और एक्शन, ऐसे ही यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट नाम का इनिशियल स्टेट लिया है, तो हम इसमें क्या करेंगे स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स के अंदर हम क्या कर देंगे, डाल देंगे एक्शन डॉट पेलोड। ये मैं दिखाऊंगा पेलोड में एक्चुअली क्या आएगा, एक्शन डॉट पेलोड जो है, पेलोड में यही रिस्पांस रिटर्न होके आता है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास रिस्पांस आया वो हमने सारा एक प्रोडक्ट्स में असाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टेबल का API कॉल का काम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी app.js में जाएंगे, क्योंकि मुझे ऑन लोड पे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यूज़ इफेक्ट का यूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एम्प्टी एरे दूंगा जिससे कि ये फर्स्ट टाइम कॉल हो जाए, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, डिस्पैच करूँगा फंक्शन, एक्शन डिस्पैच करूँगा। तो हमारा एक्शन का नाम क्या है, फैच प्रोडक्ट्स है, तो पहले इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्शन दे दिया है, इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं जाएगा, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पैरामीटर जाता तो इस फंक्शन में हमें यहाँ पे पैरामीटर रिसीव होता, ठीक है। क्योंकि अभी के लिए हमने कोई पैरामीटर नहीं लिया तो यहाँ पे हमने इसको एम्प्टी छोड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन पोस्ट की कॉल में या डिलीट की कॉल में यहाँ पे आपको पैरामीटर लेना होगा एज ए पेलोड, ठीक है, और पास करना होगा। तो ये हो गया हमारा। तो डिस्पैच से हमने एक्शन कॉल किया, यहाँ से हमारा एसिन थंग की API कॉल हुई, यहाँ से फ्लो जाएगा आपका एक्शन रिड्यूसर में, और यहाँ पे आएगा रिस्पॉन्स। आप मल्टीपल केस भी लगा सकते हो कि बिल्डर डॉट मैं करके ही दिखा देता हूँ, जैसे कि एक केस लगा सकते हो, पेंडिंग भी लगा सकते हो और आप रिजेक्ट का भी लगा सकते हो। पेंडिंग मतलब आप स्पिनर दिखाना है तो यहाँ पे पेंडिंग का लगा के हैंडल करना होगा, और रिजेक्ट का मतलब है कि आप वो उसमें कोई एरर आ गई है तो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, तो इस केस में यहाँ पे इसको एम्प्टी प्रोडक्ट्स कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे उस टाइम पे एक्शन की जरूरत होगी। तो ये हो गया हमारा काम। अब हम क्या करते हैं, हमारे जो हमने जो स्टोर लिया है, अब मैं हम लोग देख लेते हैं स्टोर में जो डाटा आया है वो यहाँ पे, अब पूरे स्टोर को ही मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डाटा एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देखिए ऑनलोड करना डाटा हमारा सारा कुछ आ गया, ठीक है। लेकिन अभी टेबल में डाटा नहीं आया है, API से डाटा सिर्फ यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया है। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं, ऐड रो को हम कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट्स।
और स्टोर से हम अभी के लिए डाटा दे रहे थे, हम स्टोर से प्रोडक्ट्स लेंगे। इसका नाम हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये जो प्रोडक्ट्स है ना, यही हमें यहाँ पे देना होगा। ठीक है, यहाँ पे ये दे दिया और देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रही। हाँ, इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हटा दी। अब हम क्या करते हैं, अपने टेबल पे जाते हैं, टेबल डॉट जेएसएक्स में, और यहाँ पे हम करते हैं, इसको इमेज कर दिया, इसको कर दिया हमने टाइटल, क्योंकि हमारे रिस्पॉन्स में ये इमेज टाइटल आ रहा है। यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे कैटेगरी, ऐसे यहाँ पे कर देते हैं इमेज, यहाँ पर कर देते हैं टाइटल, यहाँ पे कर देते हैं प्राइस, यहाँ पे कर देते हैं कैटेगरी। ठीक है, और इमेज, क्योंकि ये URL है, तो हम इसको एक इमेज में शो करेंगे। तो हमने क्या किया, इमेज src पेस्ट कर दिया, इसको बंद कर दिया। यहाँ पे एक स्टाइल कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ी इमेज ना आ जाए, तो एक हाइट दे देते हैं 50 पिक्सल, और विड्थ दे देते हैं 80 पिक्सल। तो देखिए आप, हमारी इमेज पूरी लोड हो गई, प्रोडक्ट के टाइटल लोड हो गए, प्राइस लोड हो गया, कैटेगरी लोड हो गई। ये सारा कुछ हमारे API के रिस्पॉन्स से आ रहा है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके दिखाएं आपको, नेटवर्क टैब में जाएं और रिफ्रेश करते हैं, देखिए प्रोडक्ट की ये कॉल गई है, यहाँ पे हमारा पूरा रिस्पॉन्स आ गया है, और यही रिस्पॉन्स हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, एक बार हम वापस से फ्लो एक बार समझाते हैं स्टार्टिंग से, जिससे कि पूरी क्लियरिटी हो जाए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, मैंने एक यूज इफेक्ट लिया। यूज इफेक्ट में यहाँ पे मैंने एक डिस्पैच से एक एक एक्शन कॉल कर दी। यूज इफेक्ट में यहाँ पे मैं क्या किया, ऑन लोड पे API का कॉल लगाया है। फर्स्ट प्रोडक्ट पे जब मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे मैं एसिंग थंग बनाया। यहाँ पे हमने क्या किया, एक API कॉल करी और इसका रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। फिर हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा रिड्यूसर बनाया, और यहाँ पे बिल्डर डॉट ऐड केस में ये सेम जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इसका ही मैंने फुलफिल और रिजेक्ट केस बनाया, और जो रिस्पॉन्स यहाँ से रिटर्न हो रहा था रिस्पॉन्स द डाटा से, वो एक्शन डॉट पेलोड में असाइन कर दिया है। ठीक है, जो ये वैल्यू हमारी स्टेट में हमने जब सेव करी, वही वैल्यू को मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया टेबल में, और टेबल में आके हमने यहाँ पे इसको शोकेस कर दिया। दैट्स इट। अगर आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि मिडलवेयर कैसे काम करता है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ हमें मिडलवेयर यूज़ करने हैं, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो रियल प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं, और मिडलवेयर का इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे कि कैसे ये काम करता है अपने कोड में लाइव। तो रिडक्स टूलकिट में मिडलवेयर समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि पहले मिडलवेयर अगर नहीं लगा होता है तब रिडक्स कैसे काम करता है। तो ये हमारा व्यू है, और व्यू से हम एक्शन डिस्पैच करते हैं। ये एक्शन जाता है रिड्यूसर पे, रिड्यूसर से हम स्टोर में कोई वैल्यू ऐड या अपडेट करते हैं। ठीक है, और यू सिलेक्टर की हेल्प से हम व्यू व्यू में स्टोर से डाटा निकाल लेते हैं। ठीक है, यू सिलेक्टर की हेल्प से। तो इस तरीके से हमारा रिडक्स पहले काम करता था। अगर हमें मिडलवेयर ऐड करना है, तो यहाँ पे व्यू है, यहाँ पे एक्शन है, एक्शन और रिड्यूसर के बीच में हम मिडलवेयर ऐड करते हैं। ठीक है,
मिडलवेयर बहुत तरीके के हो सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। तो एक बार समझते हैं मिडलवेयर करता क्या है। मिडलवेयर एक तरीके की लेयर है जो एक्शन और रिड्यूसर के बीच में लगी हुई है, और आप वहाँ पे अपनी कुछ चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो। सपोज आप कोई एपीआई कॉल कर रहे हो, वो एसिंक्रोनस एपीआई कॉल है, आप उसको हैंडल कर सकते हो, आप एरर हैंडल कर सकते हो, आप लॉगर लगा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो इस मिडलवेयर पे। तो रिड्यूसर से पहुँचने से पहले ये मिडलवेयर कॉल होता है, उसके बाद रिड्यूसर कॉल होता है। ठीक है, तो अभी हमने समझ लिया कि मिडलवेयर क्या होता है। इसके बाद समझते हैं कि कहाँ कहाँ हमें इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सपोज हम कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं फॉर एसिंक्रोनस टास्क। ठीक है, तो वहाँ पे हम मिडलवेयर यूज़ करते हैं। तो एसिंक्रोनस जो टास्क होते हैं, एसिंक्रोनस टास्क मतलब जो एपीआईज में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, सपोज़ कि हमने कोई एपीआई कॉल करी, वो इमिडिएटली रिस्पॉन्स नहीं देती, थोड़ा सा टाइम लेके रिस्पॉन्स देती है, तो वो हमारी एसिंक्रोनस एपीआई हो गई। ठीक है, इसको हैंडल करने के लिए रिडक्स में एक मिडलवेयर होता है रिडक्स थंग। ठीक है, एक होता है रिडक्स सागा, और एक होती है आरटीके क्वेरी। ठीक है, ये तीनों तरीके से हम एसिंक्रोनस टास्क को हैंडल कर सकते हैं यूजिंग रिडक्स मिडलवेयर। ठीक है, इन तीनों के ऊपर हमारी वीडियोस हैं। तो आप कार्ड पे हमने एक लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक करके, या डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके हमारी रिडक्स थंग का इम्प्लीमेंटेशन, रिडक्स सागा का इम्प्लीमेंटेशन और आरटीके क्यूरी का इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन एपीआई लॉगर की। तो एप्लीकेशन एपीआई लॉगर भी एक तरीके का यूज़ केस है। यहाँ पे मुझे एप्लीकेशन का लॉग्स चेक करने हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉगर का एक मिडलवेयर बनाएंगे जो कि एप्लीकेशन में रिडक्स में ऐड कर देंगे, और एप्लीकेशन के जितने भी लॉग्स हैं वहाँ पे प्रिंट होने लग जाएंगे ब्राउज़र के कंसोल में। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रैश रिपोर्टिंग। सपोज आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो गई, अगर आपको पता ही नहीं है ये क्रैश कहाँ पे हुई, किस वजह से हुई, तो उसकी उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए प्रोडक्शन पे हम लोग इस मिडलवेयर को यूज़ करते हैं, क्रैश रिपोर्टिंग मिडलवेयर, जो कि हमारा रिडक्स टूलकिट में हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, कुछ कस्टम मिडलवेयर भी होते हैं। सपोज़ कि हमें एरर हैंडलिंग करनी है, तो हम एपीआई की एरर हैंडलिंग के लिए कस्टम मिडलवेयर यूज़ कर सकते हैं। कुछ ग्लोबल हैंडलिंग करनी है, तो उसके लिए हम एपीआई कस्टम मिडलवेयर यूज़ कर सकते हैं। कुछ इंटरसेप्टर्स मुझे ऐड करने हैं, तो उसके लिए भी हम कस्टम मिडलवेयर यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक्शन और रिड्यूसर के बीच में ऐड होगा। इसके बाद हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मिडलवेयर इम्प्लीमेंट करना अपने रिडक्स टूलकिट की एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे हम लोग रिडक्स की लॉगर इम्प्लीमेंटेशन ऐड कर रहे हैं। तो उसके लिए ये कमांड हमें पहले रिडक्स npm इंस्टॉल रिडक्स लॉगर हमें चलानी है, जिससे कि रिडक्स लॉगर हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो जाए ऐसे डिपेंडेंसी। तो इसे चलाते हैं पहले। इसके चलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रोजेक्ट रन कर लेते हैं npm run dev से। इसके बाद देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे दिख रहा है। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट्स की लिस्ट को फैच करके दिखाया था यूजिंग एसिंग थंक मिडलवेयर। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे हम मिडलवेयर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसको ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और आर्गुमेंट होता है कॉन्फ़िगर स्टोर में मिडलवेयर।
हम इसको यूज़ करेंगे। ये एक एरो फंक्शन हम यहाँ पे देंगे और यहाँ पे नाम देंगे गेट डिफ़ॉल्ट मिडलवेयर। ठीक है, इस पैरामीटर के अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्केट करेंगे, इसको पहले कॉल करेंगे, उसके बाद कॉन्केट करेंगे। कॉन्केट क्या करेंगे, एक लॉगर नाम की डिपेंडेंसी होती है, तो पहले हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट लॉगर फ्रॉम रिडक्स लॉगर। ठीक है, तो ये जो लॉगर है वो हमें यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, अगर आपके मल्टीपल लॉगर हैं तो आप यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड करके भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारे पास एक ही लॉगर है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर दूँगा। ये मैंने ऐड कर दिया मिडलवेयर। ठीक है, अब लॉग जितने भी हमारे एक्शन हम अगर डिस्पैच करेंगे तो यहाँ पे उसकी सारी स्टेट्स यहाँ पे लॉग होने लग जाएंगी। तो लॉग हमारे इस टर्मिनल पे नहीं होगा, ब्राउज़र पे होगा। ठीक है, तो चलते हैं ब्राउज़र पे और देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं पहले और कंसोल पे जाके देखते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए कि ये यहाँ पे आने लग गया। जब तक ये पेंडिंग स्टेट में था तो हमारे पास टेबल के अंदर डाटा और प्रोडक्ट्स एम्प्टी आ रहे थे, और जब ये फुलफिल स्टेट में हो गया तो आप देखिए टेबल के अंदर डाटा और प्रोडक्ट्स के अंदर जितने भी लिस्ट है वो सारी असाइन हो गई। ठीक है, तो आपने ये सारा कुछ लॉग करके ही चेक कर लिया। तो ये जब तक हम लोग डेवलपमेंट करते हैं तो ये बहुत काम आता है। तो आप भी इस तरीके के लॉगर को यूज़ कर सकते हैं मिडलवेयर में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए रिडक्स में, एंगुलर पे और बहुत सारे टॉपिक्स पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं।